एवरीवन एंड वेलकम टू CICA कोटा। ये है हमारी वीडियो नंबर 11 जिसके अंदर फाइनली आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। बहुत दिनों से आप सुन रहे थे कि मैनेजमेंट के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। क्या होते हैं? मैनेजमेंट के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको एक मैनेजर यूज करता है और अपने गोल्स को अचीव करता है। फाइनली आज हम समझेंगे और सीखेंगे कि वो कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, किसने वो प्रिंसिपल्स बनाए हैं और वो प्रिंसिपल्स के मतलब क्या है, किस तरीके से वो वर्क करता है। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं किसने बनाए हैं? हेनरी फ्योल ने बनाए। किसने बनाए? अच्छे से नाम याद रखना, हेनरी फ्योल ने हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बनाए हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बनाने वाले जो हेनरी फ्योल है वो क्या करते हैं? वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इसके फ्रांस के। इंडस्ट्रियलिस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारी जो DCM है, क्या है? हमारी जो DCM है वो एक इंडस्ट्री, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। हमारी जो रेंस है वो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसका जो मालिक होगा वो क्या कहलाएगा? इंडस्ट्री। तो वैसे ही हमारा जो हेनरी फ्योल है वो भी क्या है? एक फ्रांस के रहने वाले हैं और उनके भी फ्रांस में एक इंडस्ट्री है। जिस इंडस्ट्री में उन्होंने लोगों से काम करवाते उनको ऑब्जर्व करते करते, उनके एक्सपेरिमेंट्स करते करते उन्होंने क्या बनाए हैं? 14 प्रिंसिपल्स बनाए। कितने प्रिंसिपल बनाए? 14 प्रिंसिपल बनाए हैं जिनको उन्होंने अपनी बुक में लिखा है जिसका नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ये उनकी जो बुक थी उसके अंदर इन्होंने अपने 14 प्रिंसिपल्स के बारे में लिखा है। आज हम बात करेंगे उन्हीं में से 14 प्रिंसिपल्स में से 7 प्रिंसिपल्स के बारे में हम समझेंगे और बाकी की जो 7 प्रिंसिपल्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। पहला स्टार्ट करते हैं हमारा पहले प्रिंसिपल से जिसका नाम है डिवीजन ऑफ वर्क। क्या नाम है? डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क वाला प्रिंसिपल बोलता है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा काम है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा काम है तो उसको क्या कर दो? आप डिवाइड कर दो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स और एक पर्सन एक एक पर्सन को वो छोटा छोटे काम में अलॉट कर दो, उस छोटे छोटे काम को दे दो, फिर देखना आपका काम कितना इजी हो जाएगा। तो हमारा डिवीजन ऑफ वर्क बोल रहा है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम नहीं हो रहा है अच्छे से और आपको लग रहा है कि यार ये बहुत बड़ा काम है इस वजह से नहीं हो रहा है, तो उसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में और एक एक करके असाइन कर दो। असाइन का मतलब है एक एक करके उन पर्संस को दे दो वो छोटे छोटे काम, फिर देखना आप फट से वो उस काम को कर लेंगे। उसको क्या कहते हैं? हम डिवीजन ऑफ वर्क वाला प्रिंसिपल कहते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क वाले प्रिंसिपल में क्या लिखा है? देखिए, डिवाइडिंग वर्क इनटू स्मॉल पार्ट्स। जो भी हमारा वर्क है बड़ा सा, जैसे कि हमको प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन कैसे का मतलब क्या है? प्रोडक्ट बनाना। जैसे कि ये मार्कर, ये एक प्रोडक्ट है, तो ये किसके अंदर आएगा? प्रोडक्शन में आएगा। अगर आपको कोई चीज बनानी है जैसे कि प्रोडक्शन करना है तो वो इतना बड़ा काम है जिसके अंदर बहुत सारी प्रोसेस है, बहुत सारे छोटे छोटे वर्क, जैसे कि रॉ मटेरियल को डालना मशीन में, मशीन को ऑपरेट करना, फिर मशीन क्या करेगी? प्रोडक्ट को बनाएगी, फिर प्रोडक्ट बन के बाहर आएगा, फिर बाहर करके उसको पैकेज होएगा। तो बहुत बड़ी प्रोसेस है, बहुत बड़ा काम है। उस बड़े से काम को क्या कर देंगे? हम छोटे छोटे से पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ताकि हर एक पर्सन उस छोटे छोटे से काम को अच्छे से कर दे। उसको हम क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ वर्क कहते हैं। पढ़ लेते हैं वापस। डिवाइडिंग वर्क इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड असाइनिंग वर्क अकॉर्डिंग टू दिस एबिलिटी। यानी कि हम बड़े से काम को डिवाइड कर दिया हमने छोटे छोटे पार्ट्स में और एक एक करके हमने देखा कि यार ये पर्सन इस काम को अच्छे से कर लेगा। इस तरीके से हमने लोगों को उस वर्क को, उस छोटे से काम को असाइन कर दिया, उनको दे दिया। उसको हम क्या कहते हैं? हमारा पहला प्रिंसिपल कहते हैं जिसका नाम है डिवीजन ऑफ वर्क। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी का मतलब होता है पावर, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। हमारा प्रिंसिपल ये सिखाता है हमें कि अगर आप किसी को काम दे रहे हो तो उसको थोड़ी सी पावर देनी पड़ेगी ताकि वो उस काम को अच्छे से करे। उसको क्या कहते हैं? हमारा सेकंड प्रिंसिपल कहते हैं ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब बात आती है कि अगर हमको कोई काम मिला है तो हमें पावर की क्यों जरूरत है? एक एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मैं आपका टीचर हूं तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपको पढ़ाना, आप सभी को पढ़ाना, आप सभी के अच्छे मार्क्स लाना, जिसके लिए कभी कभी मुझे जरूरत पड़ती है आपको डांटने की ताकि आप मेरी बात माने और वो काम करें जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पर सपोज करो मेरे जो बड़े सर हैं उन्होंने मुझे बिल्कुल भी पावर नहीं दी, इसका मतलब मुझे बिल्कुल भी अथॉरिटी नहीं दी, तो मैं क्या नहीं कर पा रहा था? आप सभी को डांट नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से जो मेरा मेन काम था आप सभी को पढ़ाना, आप सभी के अच्छे रिजल्ट लाना, वो मैं अचीव नहीं कर पा रहा था।
तो हमारा सेकेंड प्रिंसिपल हमको बोलता है और बताता है और सिखाता है कि अगर हमको कुछ काम मिला है या फिर हम किसी को कोई काम दे रहे हैं तो उसको हमें क्या देनी पड़ेगी, ऑथोरिटी भी देनी पड़ेगी, थोड़ी सी पावर भी देनी पड़ेगी ताकि वो उस काम को अच्छे से कर ले। सपोज करो मेरे पास क्या है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है अब वापस कि मुझे आपको पढ़ाना है। अब मेरे सर ने क्या दे दी, मुझे एक ऑथोरिटी दी। ऑथोरिटी का मतलब मुझे थोड़ी सी पावर भी दे दी, सर आप एक काम कर सकते हैं, आप पढ़ाइए इन स्टूडेंट्स को, अगर कोई बात नहीं मानता तो आप डांट सकते हैं, मुझे पावर भी दे दी। तो अब मैं उस पावर का सही तरीके से यूज कर रहा हूं और आप सभी को पढ़ा भी रहा हूं, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, आप सभी मेरी बात को भी मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास पावर भी है, मैं कभी कभी आपको डांट भी देता हूं अगर आप अच्छे से काम नहीं करते हैं तो। उसको हमारा सेकंड प्रिंसिपल कहते हैं जिसका नाम है ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारे हेनरी फ्योल ने दिया है। तीसरा प्रिंसिपल होता है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब बोल रखा है कि अगर सपोज करो आप स्टूडेंट्स हो तो आप सभी को क्लास में जब आप पढ़ते हो तो आपको कोई डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि जब टीचर पढ़ा रहा है तो आपको बात नहीं करनी, दूसरा जब टीचर पढ़ा रहा है तो आपको कोई मोबाइल नहीं चलाना, तीसरा टीचर से कुछ आपको क्या नहीं करना, कुछ क्रॉस कन्वर्सेशन नहीं करना, उसको कुछ बुरा भला नहीं बोलना। तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे डिसिप्लिन कहलाते हैं। तो ऐसे ही डिसिप्लिन कुछ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी होते हैं, यानी कि वर्क टाइम पे आप बस वर्क करेंगे, दूसरा वर्क टाइम पे आप मोबाइल नहीं चला सकते, तीसरा वर्क टाइम पे आप आपके पड़ोस वाले जो कलीग है, आपका जो पड़ोस में एम्प्लॉय बैठा है, दूसरा जो आपका फ्रेंड है, उससे बात नहीं कर सकते फालतू की, आपका टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। वो ऐसे सारे डिसिप्लिन होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी। तो वो हमारे हेनरी फ्योल, कौन, हमारे हेनरी फ्योल हमको सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करना है तो आप क्या करें, जब लोगों को नौकरी दे रहे हैं, जब एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं तो उसी टाइम पे एक एग्रीमेंट करवा लें। क्या एग्रीमेंट करवा लें, एक एग्रीमेंट करवा लें, एक पेपर पे सारे डिसिप्लिन लिख दें कि भैया आपको वर्क टाइम पे बस वर्क करना है, मोबाइल नहीं चलाना है, किसी से बात नहीं करनी है, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्मोकिंग नहीं करनी है। ऐसी बहुत सारे जो भी आपको डिसिप्लिन की जरूरत है, आप चाहते हैं, तो आप जब नौकरी दे रहे हैं एक एग्रीमेंट करवा लें और उसमें साइन करवा रहे हैं किसके, एम्प्लॉय के, ताकि वो उसको स्ट्रिक्टली क्या करे, ओबे करे, उसको माने। उसको हमारा क्या कहते हैं, हमारा थर्ड प्रिंसिपल कहते हैं, जो कि क्या कहलाता है, डिसिप्लिन। हमारा फोर्थ प्रिंसिपल होता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है, ये हमारा बॉस है, ये क्या है, हमारा बॉस है, ये क्या है, हमारा एम्प्लॉय है। तो एक बॉस एक एम्प्लॉय को जब एक काम देता है, एक बॉस एक एम्प्लॉय को जब एक काम देता है तो वो जो एम्प्लॉय होता है वो उसको अच्छे से कर लेता है, वो क्या कहलाता है, हमारा यूनिटी ऑफ कमांड कहता है। यानी कि एक बॉस है, एक एम्प्लॉय है, उसको एक काम दे रहा है तो वो एम्प्लॉय उस काम को अच्छे से कर लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं। सपोज करो आप सारे स्टूडेंट हो, आप सारे स्टूडेंट हो, मैंने आपको बहुत सारा वर्क दे दिया, उसके साथ साथ सारे टीचरों ने आपको बहुत सारा वर्क दे दिया, तो क्या आप सब अच्छे से कर पाएंगे? क्या एक एक स्टूडेंट अच्छे से वर्क कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वैसा ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी बोला गया है कि अगर आपको क्या, अगर आप चाहते हो कि आपका एम्प्लॉय अच्छे से काम करे तो आपको क्या करना है कि एक बॉस एक एम्प्लॉय को बस एक काम देगा रोजाना, ताकि वो एम्प्लॉय उस एक काम को अच्छे से कंप्लीट करे। उसको क्या कहते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं। Individual employee should receive order from only one superior boss, यानी कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक एम्प्लॉय उसको ऑर्डर मिलना चाहिए बस एक बॉस से, उसको क्या कहा जाता है, यूनिटी ऑफ कमांड बोला जाता है। जिससे इस प्रिंसिपल को यूज करने से क्या होगा, जो एम्प्लॉय है वो खुशी खुशी सारे काम करता जाएगा रोजाना। क्यों? क्योंकि हमने यूनिटी ऑफ कमांड यूज कर रखा है। उसके बाद फिफ्थ प्रिंसिपल होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या बोला गया है कि एक लक्ष्य है, आपकी जिंदगी में एक लक्ष्य है, उस पर आप चल रहे हो, आपको सीए बनना है, आप सीए के लक्ष्य पे चल रहे हो, 12th में अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद बीकॉम में अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, आपकी जो सीए के एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तो यानी कि आपका लक्ष्य निर्धारित है, आप उस लक्ष्य की तरफ चल रहे हो। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है कि अगर आप भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चाहते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बस एक ही लक्ष्य पे काम करे, तो उसको जरूरत है किस प्रिंसिपल की, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की।
यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छा सुनना, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो आपको क्या करना है, डिविजन्स बना देनी है। डिविजन्स बना देनी है, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। वो डिवीजन का मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज करो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो उसके अंदर क्या बनता है, चॉकलेट्स बनती है। चॉकलेट जैसे कि मंच बनती है, किटकैट बनती है, ये दो चॉकलेट्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बनती है। आपका गोल है कि हमको ये चॉकलेटों को बहुत बेचना, बहुत सारी बेचना है, ये आपका क्या है, गोल है। अगर आप क्या करते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये दोनों डिविजन्स नहीं बनाते हैं, आप क्या करते हैं, एक ही मशीन है आपके पास, उसी मशीन में कभी तो आप मंच बना लेते हैं, कभी आप किटकैट बना लेते हैं, कभी मंच कभी किटकैट, कभी मंच कभी किटकैट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सारे एम्प्लॉय परेशान होते हैं। अरे यार कोई मंच वाले के एम्प्लॉय इधर आओ, अरे किटकैट वाले एम्प्लॉय इधर आओ, अरे तुम्हारा टाइम हो गया, तुम मंच बनाने लग जाओ, अरे एक काम करो तुम बैठ जाओ, अभी मंच वाले का टाइम। तो उससे क्या हो रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, आप सभी को कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो आप क्या बना दो, एक सेपरेट डिवीजन बना दो, एक सेपरेट बिल्डिंग बना दो, उसके अंदर एक सेपरेट मशीन लगा दो, उसके अंदर एक सेपरेट एम्प्लॉय को रखो और उससे बस मंच बनाओ। वैसे ही सेकंड डिवीजन बना दो, उसके अंदर भी एक सेपरेट बिल्डिंग बना दो, उसके अंदर एक सेपरेट मशीन लगा दो, उसके एम्प्लॉइज उसके अंदर काम पे लगा दो और उसमें किटकैट बना दो। इसको क्या कहते हैं, हम हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। यानी कि इसका डायरेक्शन, इसका गोल क्या है, मुझे मंच बनानी, इसका गोल क्या है, मुझे क्रिकेट बनानी, क्या बनानी, किटकैट बनानी। तो इसको क्या कहते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो सभी को पता है कि मुझे क्या काम करना है, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट कम होता है और हर एक पर्सन अच्छे से काम करता है। उसको हम क्या कहते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। क्योंकि अगर आप इस प्रिंसिपल को यूज नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, इस तरीके का काम करेंगे। ये क्या है, एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर एक मशीन है, इस मशीन के अंदर क्या है, दो गोल है। दो गोल का मतलब मुझे किटकैट भी बनानी है और मुझे मंच भी बनानी है। मेरे पास क्या है, 10 एम्प्लॉय, उन 10 एम्प्लॉय से मैं कभी तो किटकैट बनवा लेता हूँ, कभी मंच बनवा लेता हूँ, कभी फिर वापस मंच बनवा ली, फिर वापस किटकैट बनवा ली, फिर उसमें से दोनों पे मैंने किटकैट बनवा ली। तो उससे क्या हो रहा है, एम्प्लॉय खुश नहीं, एम्प्लॉय को समझ में ही नहीं आ रहा है करना क्या है, क्या करना है सर, ये क्या हो रहा है। कभी तो आप किटकैट बनवा लेते हो, कभी मंच बनवा लेते हो, समझ में ही नहीं आ रहा सर क्या है ये। तो इस सब कंफ्यूजन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को यूज कर सकते हैं। किसको यूज कर सकते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं। और क्या बना सकते हैं, हम सेपरेट सेपरेट डिविजन्स बना सकते हैं। जैसे कि ये एक डिवीजन फर्स्ट है, ये डिवीजन सेकंड है, ये डिवीजन मंच की है, ये डिवीजन किटकैट की, जिसके अंदर एक सेपरेट बिल्डिंग होगी, एक सेपरेट मशीन होगी, एक सेपरेट हमारी एम्प्लॉय की फोर्स होगी, ग्रुप होगा, जिसको क्या कहते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। इसका एक अलग गोल है, इसको बस मंच बनवानी है, इसका एक अलग गोल है, इसको बस किटकैट बनानी है। जैसे कि आपकी लाइफ में आपका गोल है कि मुझे बस सीए बनना है, तो आप सीए की तरफ चल रहे हो, आप एग्जाम्स फाइट करते हो, चल रहे हो और उसको अचीव कर रहे हो। पर सपोज करो आपकी लाइफ में दो गोल है, आपको एमबीए भी करना है और सीए भी करना है, तो क्या आप दोनों में से कोई भी अच्छा सा कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। वैसा ही हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है कि आप बस एक ही गोल को अचीव कर सकते हो, दो गोल्स को आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते। अगर आपको दो गोल्स को अचीव करना है तो दो सेपरेट डिवीजन आपको बनानी कंपलसरी है, जरूरी है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि हमारा सिक्स्थ प्रिंसिपल जो कि हमारे हेनरी फ्योल ने हमें दिया है, वो हमें ये सिखाना चाहता है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 6 एम्प्लॉय हैं, कैसे 1 2 3 4 5 6, सपोज कर लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 6 एम्प्लॉय हैं, 5 एम्प्लॉय चाहते हैं कि सर हमारे को 30 मिनट का और एडिशनल रेस्ट टाइम मिलना चाहिए, और एक एम्प्लॉय चाहता है कि सर मुझे तो ज्यादा पैसा चाहिए। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आपको हमेशा क्या करना है, जो ग्रुप इंटरेस्ट है, जो सादा लोग चाहते हैं उनकी जरूरत पूरी करनी है, ना कि जो एक पर्सन चाहता है उसकी जरूरत पूरी करनी है। ये क्या कहलाता है, हमारा हेनरी फ्योल का सिक्स्थ प्रिंसिपल कहलाता है। यानी कि सपोज करो अब इस सब में से आप सारे स्टूडेंटों में से आप सभी से
जो 10 स्टूडेंट है उनकी जरूरत थी कि सर आप हमारी एक्स्ट्रा क्लास ले लो। एक स्टूडेंट कह रहा था कि सर हमको तो कोई जरूरत नहीं है, मत लो आप। तो मैं उन 10 स्टूडेंट्स को देखूंगा, उनकी नीड्स को देखूंगा और उनकी जरूरत को पूरी करूंगा, ना कि वो एक स्टूडेंट जो नहीं चाहता एक्स्ट्रा क्लास उसकी जरूरत को पूरी करूंगा। तो ये क्या कहलाता है, हमारा 6th प्रिंसिपल कहलाता है, जिसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़ो, एक एम्प्लॉय है जो कुछ चाहता है उसको छोड़ो, उसको भाड़ में जाने दो, ग्रुप इंटरेस्ट को देखो, आपके जो सारे एम्प्लॉय चाहते हैं उसके इंटरेस्ट को फुलफिल करो, वो हमारा 6th प्रिंसिपल होता है। उसके बाद लास्ट प्रिंसिपल होता है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय। रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय का मतलब बोला गया है कि एक एम्प्लॉय जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो बदले में हम क्या देते हैं, उसको पैसा देते हैं, सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं, इसको क्या कहते हैं, हम रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय कहते हैं। हमारे हेनरी फ्योर्ड बोलना चाहते हैं कि अगर आपने एक एम्प्लॉय को सही तरीके का पैसा नहीं दिया, सही से पैसा नहीं दिया, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के भाग सकता है। क्यों भाग सकता है, एक एग्जांपल देते हैं। ये हमारी कितनी है, 3 ऑर्गेनाइजेशन है, एक का नाम डीसीएम है, एक का नाम आईटीसी कंपनी है, एक का नाम सोनी कंपनी है। ये तीनों कंपनीज अपने एम्प्लॉय को कितना पैसा देती है, 12,000 रुपए देती है। कितना हजार देती है, 12,000 रुपीज देती है। ये एक कंपनी है जो कि मान इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो कि अपने एम्प्लॉइज को कितने हजार रुपए देती है, 10,000 रुपए देती है। कितने पैसे देती है, 10,000 रुपए देती है। तो यहां पर बोला गया है कि अगर आपने आपके एम्प्लॉइज को सही तरीके से रेम्यूनेट नहीं किया, सही तरीके से सैलरी नहीं दी, कम सैलरी दी, कम उसकी क्या दी, आपने उसको वेजेस दिए, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाए। सपोज करो आप में से कोई स्टूडेंट है जो इसमें वर्क कर रहा था, 10 साल से इसमें वर्क कर रहा था। जैसे उसने सुनी कि आपका जो दूसरा स्टूडेंट था, जो दूसरा आपका फ्रेंड था, वो किसमें काम कर रहा था, वो सोनी कंपनी में काम कर रहा था, उसको वहां पे 12,000 मिल रहे थे। उसने कहा मुझे तो 12 मिलते हैं, मैं भी तो तेरे जैसे काम करता हूं, आजा मेरी कंपनी। तो ये क्या करेगा, उस कंपनी को छोड़ के इसमें चल जाएगा, यानी कि इस कंपनी को छोड़ के उसमें चल जाएगा। तो हमारा प्रिंसिपल नंबर 7 कहता है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से लोग बाग काम करते रहे, तो आपको क्या करना है, आपके एम्प्लॉइज को अच्छी तरीके से रेम्यूनरेट किया जाना है, यानी कि अच्छी तरीके से उनको पैसा देना है, सही तरीके से उनको सैलरी देंगे, ताकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए। अगर आपने कम पैसा दिया तो वो क्या करेंगे, दूसरी कंपनी में चल जाएंगे जो उनको ज्यादा पे करेंगे। उसको हम क्या कहते हैं, हमारा 7th प्रिंसिपल कहते हैं, जिसका नाम है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय। आज की वीडियो बस में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बाकी के प्रिंसिपल्स। थैंक यू सो मच और इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहिए।